सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। शहर लाहौर इस साल भी स्मोक के शिकंजे में है और हुकूमत ताहाल अब हम जो देख रहे हैं कि इकदामात जो दिखाई दे रहे हैं बज़ाहिर और मनसूबाबंदियों में मसरूफ़ दिखाई दे रही है, लेकिन स्मोक का दायरा अब सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है। पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक ये फैल चुके हैं। AQI 950 के साथ मुल्तान फ़ज़ाई आलूदगी में सरे फहरिस्त है। लाहौर का अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI देखें तो वो 560 तक जा पहुंचा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा माजी में रहा है। पेशावर की अगर बात करें वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। रवामा एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर जा चुका है। जब ये नंबर 300 से ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि माहौल इंसानों के साथ साथ जानवरों और परिंदों की सेहत के लिए भी बड़ा ख़तरनाक है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस सालाना 1 लाख से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट में भी बताया गया कि मौसमियाती तब्दीली के बायस आइंदा सालों में पाकिस्तान को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। जबकि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी औसत इंसानी ज़िंदगी की 3.9 साल तक कम कर रही है। नासा की सैटेलाइट की जानिब से ली गई तस्वीर में दिल्ली और लाहौर समेत कई मकामात पर स्मोक की मोटी सी तह और आग की बाक़ियात देखी जा सकती हैं। अब ये मसला हर साल सर उठाता है, तो पहले से इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात क्यों नहीं किए जाते, इंतज़ामात क्यों नहीं किए जाते फौरी तौर पर? अब इसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं, चूँकि ये मसला दिन ब दिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। WHO ये कह रहा है कि इससे आपको हार्ट स्ट्रोक्स, उसके अलावा हार्ट डिसीज़, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। और बच्चे जो जिस तरह से इन्फेक्शन के हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन वाली जो बातें मामलात सामने हमारे आ रहे हैं, लेकिन अब इसको अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका? मैं डिस्कशन का आगाज़ करती हूँ। हमारे साथ पैनल पर एहतशामुल हक साहब, डॉक्टर दानिश ज़ाहिर शाह शिराजी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है इस वक्त, इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसे हालात हैं, क्या करना चाहिए? हमने देखिए जो करना चाहिए वो तो बहुत पहले से करना चाहिए था। अभी देखें ये कोई रिसेंट फिनोमेना तो है नहीं है। कम से कम 10 साल से अब देख रहे हैं स्मोक और पंजाब में जिस तरीके से तेज़ी से फैल रहा है। हुकूमत को तो एक आसान एक जान छुड़ाने की बात मिल गई कि जी ईस्ट पंजाब का धुआं और वहाँ का स्मोक यहाँ पे आ रहा है तो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। भाई यार, ना शॉर्ट टर्म में कोई पॉलिसी बनाई ना लॉन्ग टर्म में बनाई। लाहौर जैसा शहर 2 करोड़ की आबादी से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब क्या करेंगे? आप हेल्थ इमरजेंसी लगाएंगे, आप एजुकेशन की इमरजेंसी लगाएंगे, सिक्योरिटी की इमरजेंसी लगाएंगे, हर जगह ये बात होने जा रही है। अब सवाल है, अभी आप जिस इंडेक्स का जिक्र कर रही हैं तो ये माहौलियाती इंडेक्स जो 2024 का है, वो कहते हैं दुनिया के 180 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर आमना 179 है। हमसे सिर्फ एक दर्जे जो पीछे है ना, वो नेपाल है। अब देखें इस सारी सूरत हाल में ये डिमांड क्या करती है सूरत हाल के, हमें क्या करने की ज़रूरत है। वो एक बच्ची चलेगी बेचारी 7 साल की, जाके उसने दरवाज़ा खड़काया क्या कहते हैं हाई कोर्ट का, वहाँ तो सुनने वाला कोई नहीं है। वो आप देख लें चीफ मिनिस्टर साहबा बीमार है, जो भी हैं वो इस वक्त जेनीवा में है, वहाँ से सुना है उन्होंने जाना है अपनी सर्जरी के लिए या इलाज के लिए न्यूयॉर्क या उससे आगे किसी जगह पे जाना है। सवाल ये कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। हमने देखें कितना नुकसान हो चुका है। अभी एक देख लें, एक तरफ ये जिस अंदाज से 3 बड़े शहर पोल्यूशन वहाँ से सबसे ज़्यादा आ रही है, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर, और सियालकोट भी उस तरफ जा रहा है। एक तो पोल्यूशन है, फिर ये आप देख लें धुएंदार गाड़ियाँ हैं जिनको रोकने के लिए अब कहा जा रहा है कि जी लगाया जाएगा जी 1 लाख से ज़्यादा हम उन पर जुर्माना फ़िक्स करेंगे। लेकिन सवाल तो इस वक्त यह है कि अब जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, मैदानी इलाके जो है ना वो पंजाब के 70-80% लपेट में। उसके बाद आप देख लें जो हमारे देही इलाके हैं, जो हमारी आप समझ लें कि पैदावार जहाँ से आती है सारी ज़री पैदावार, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से 50% हमारी पैदावार कम होती चली गई है। अब इस सारे सिनेरियो में तो हम ना बड़ी सीरियस लेवल पे कोई थिंकिंग होनी चाहिए कि इसको कैसे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ होता है, स्कूल बंद पड़े हुए इस वक्त, वाकई बड़ी सिचुएशन। देखें ये इनको आसान हल लगता है। ठीक, आप सही कह रही हैं, इनको आसान लगता है। ये जनाब ये जब आना शुरू होता है मौसम तो ज़्यादा कहेंगे जी मोटर पे बंद कर दो,
हाँ जी भाई, मोटरवे बंद करने से मसला हल नहीं होगा, स्कूलों को बंद करने से मसला नहीं होगा। ये डिजीज़ जिस तरीके से फैल रही है, WHO आपको वार्न करना है, सारे लोग आपको वार्न करने, लेकिन मुझे लगता है आमना कि हुकूमत की जिम्मेदारियों में ये सारी चीज़ें जो है ना कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। ग्रीन लॉकडाउन के इंतजाम की बातें कर रही थी मरियम औरंगजेब साहिबा और मरियम नवाज साहिबा, और दोनों ही अब मुल्क से गायब है। डॉक्टर साहब, आपका कमेंट। देखिए, थोड़ी सी आपके व्यूअर्स को यहाँ पर एक तो स्मोक के हवाले से, फिर उसकी वजूहात, उसकी बेहतरी के हवाले से, और क्या कुछ दुनिया में हुआ है वो मैं सामने ले आता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा जो स्मोक, ग्रेट स्मोक आया, जिसकी डिस्कवरी थी स्मोक की पहली, वो थी आपके 1952 में लंदन में, और उसे आपके ग्रेट स्मोक का नाम दिया गया था। 5 से 9 दिसंबर के अंदर 4 से 12 हज़ार अफराद वहाँ हलाक हुए थे और कई हज़ार अफराद सांस की मर्ज में मुब्तला थे। लेकिन बरतानिया की हुकूमत ने इसको फौरी तौर पर टेकअप किया, और जिन वजूहात की बुनियाद पे ये स्मोक था, उनकी आगाही जब हुई तो उन्होंने 1960 तक सिर्फ 8 साल के अरसे में एयर क्लियर कर दिया। अब आप ये ज़रा जहन में रखिएगा। दूसरी तरफ आता हूँ मैं चाइना। चीन की जो बीजिंग है वो भी एक बहुत अहम शहर है, जहाँ पे स्मोक जो है वो अहम तरीन शहरों में टॉप में आता था। लेकिन 2013 में एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्लान जो है उन्होंने किया, और उसकी वजह से उनकी जो आपके स्मोक की सूरत हाल थी वो ख़त्म हो गई। और इस सिलसिले में उन्होंने एयर पोल्यूशन प्लान के हवाले से क्या किया, उन्होंने जो कोयले के तहत जो जो चीज़ें हो रही थी उसको कम किया, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाई, सनतों पे सख्त क़वानीन का वो किया, क्योंकि सनतें आलूदगी कर रहे थे, फ्लाई आलूदगी की निगरानी की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो लाए, गाड़ियों का जो बहुत बड़ा आपके धुआं निकलता है, कचरा जलाना जो था मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर दी गई, आवाम को आगाही की गई, और एक बहुत बड़ा काम किया गया और वो था ग्रीन स्पेस, यानी दरख्त लगाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के शहर पंजाब में लाहौर है, पाकपतन है, बावलनगर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, टोबाक टेक सिंध है, अब तो ये पेशावर और इस्लामाबाद तक आ रहा है। क्या वजूहात है कि यहाँ पर जो है स्मोक हो रहा है? इसलिए हो रहा है, देखिए दिल्ली, बीजिंग, ढाका, काबुल, जकार्ता, यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ काम हो रहा है। सबसे बड़ी वजूहात है इंडस्ट्रियल आलूदगी, गाड़ियों का धुआं, मौसमी हालात, तवानाई के जराए, कोयले का इस्तेमाल, कचरा जलाना। और बेहतर क्यों हो सकते हैं जो नहीं होते हैं? क्योंकि हम ही नहीं देते हैं, कानून की अमलदारी नहीं है, दरख्त नहीं लगाते हैं। दरख्त तो हम काट रहे हैं ना, आपको पता है टम्बर माफिया काम कर रहा है और इसमें हुकूमत के लोग भी शामिल हैं। फैक्ट्रियों पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग हुकूमत में भी हैं, फैक्ट्रीज भी उनकी हैं। गाड़ियों पर कंट्रोल नहीं है, साफ तवानाई के जराए हमारे पास नहीं है, कचरा जलाने पर कोई पाबंदी नहीं है, इमारतों में एयर प्यूरिफाइज जो लगाना चाहिए वो हम नहीं लगाते, मसनूई बारिश हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तो स्मोक को खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। yes, exactly. कम इन जो दूसरे ममालिक ने किए हैं, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करें तो होगा ना। अब पंजाब तो इस वक्त मईशत पे सबसे बड़ा बोझ बन गया है। कभी प्रोग्राम होगा तो हम बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत पे पंजाब बोझ बना हुआ है, और मौजूदा बड़ी नाकामी भी है, तो यहाँ पर स्मोक की नाकामी भी है। चलें अगले पैनलिस्ट की जानिब चलते। हम बात करते रहे लाहौर की, कि चले वो तो हम मामला डालते रहे भारत पे, कि वहाँ जी फैक्ट्रीज का धुआं, वहाँ पे फसलें जलाई जाती हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर हो गया, ये वाले मामला डालते रहे। भारत से डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की, लेकिन ये पेशावर के हालात भी कोई कम नहीं है। ये अगर लाहौर का 560 तो पेशावर का बल्कि ज्यादा है आज AQI। वहाँ पर क्या हुआ? और फौरी तौर पे अब हमने करना क्या? कहा था कि मैं खत लिखूंगी, वहाँ पे CM को वो खत नहीं लिखा, उन्होंने आज तक नहीं खत लिखा अपना मशरकी पंजाब के CM को खत। एग्जैक्टली। जुल्फ़िकार साहब, अब मसले का हल क्या करना है, हमने कैसे निकालना है इसको? देखिए, अभी आपको दानिश साहब ने बता दिया कि ये एकदम से, मुझे तो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह आपके वायरस, कोरोना वायरस का जो एक इशू हो गया था और उस वक्त सब परेशान हो गए थे, और ये बढ़ते बढ़ते इतनी परेशानी का सबब बन रहा है। करना इसको एकदम कोई इतना आसान नहीं है। एक मैंने खबर पढ़ी है कि वो कोई मसनूई जो है आर्टिफिशियल रेन के सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल
रेन का इंतज़ाम करें, बंदोबस्त करें और उससे इसको कम से कम इस हद तक वो कर लें कि उसको कंट्रोल कर लें। उसके बाद फिर जो मेजर्स होंगे ये वो हो सकता है। अदरवाइज़ लोगों को भी ताउन करना है इस बिल्कुल इस वक्त इनके हालात में, और इन हालात में उन्होंने कोई जो एहतियाती तदबीर हैं उनको अडॉप्ट करना है। ये बात बिल्कुल वो है कि गवर्नमेंट अपने तौर पर जो जितनी बसेस हैं जो पोल्यूशन में इजाफ़ा करती है और उसके हैज़िडियस उसके जो वो निकलते हैं बुखारात या उसमें से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनको रक्षों को ये भी करें। लेकिन एकदम ये हल भी नहीं है। अगर एक रक्षे वाला आप उसको कोई महीना पहले 15 दिन पहले कह दें तो वो अपना अल्टरनेट कोई बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन एक दिन आपने बिल्कुल एकदम बंद नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए भी जो रोटी कमाने वाले 2 वक्त की रोटी कमाते हैं उसी अपने रक्षे से आप उसका रक्षा बंद कर देंगे, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम। हाँ, पॉइंट बीइंग कि 2015 से ये सब हो रहा था, उस वक्त अगर चश्मपोशी ना की जाती हुकूमत की जानिब से, अब तब से अगर सोचा जाता, अगर हम कह रहे हैं कि जी लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमने सोचना है तो फिर ऐसा ऐसा इंतजाम करने पड़ते हैं, तब से सोचा जाता तो यहाँ तक मामला पहुँचते ना। बात ये है कि अगर उसको आप देखें आमना जितनी जो हुकूमतें एक काम करती हैं वो हमेशा जो है एडॉक बेसिस पे काम करती हैं। वो हमेशा ये करती हैं कि कोई थोड़ा सा हमारा टेनोर टल जाए, उसके बाद दूसरे आने वाले खुद भुगते हैं सारा कुछ, और यही होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर पहला स्टेप जो है, कुछ स्टेप्स जो हैं वो 2015 में ले लिया जाता, उसके बाद वाली हुकूमतें ले लेती, बाद वाली, ये मसला इतना सर ना उठाता, होता आपके कंट्रोल में होता और आप उसको जो छोटे मोटे मेजर लेकर उसको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अभी जाहिर है वो हुकूमत आती है, वो अपने ही जो है वो एडवर्टाइजमेंट करके शोशा करके और ये भाई मेरा टेनोर गुजर जाए और मैं लोगों को तसल्ली दिला दें, उसके बाद आने वाला जो है प्रायोरिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं। ये भी एक बात है। अब ना 3 साल से यूएई से वादा किया जा रहा है कि यूएई पैसा देगा तो मसनूई बारिश होगी। आज 3 साल हो गए, ना पैसा आता है ना मसनूई बारिश होती है। चलिए शाह साहब का कमेंट देते हैं। जी शाह साहब, मैं डायरेक्टली आपका टेक लूंगी इस पर, टाइम सेव करते हुए। चलिए, बड़ी मेहरबानी। वैसे एक बात है, मैं और शहजाद साहब पहाड़ के करीब बैठे हैं, यहाँ सिग्नल्स का मसला ज़्यादा होता है। शहरों वाले जब डबल दफ़ा बोलना शुरू करते हैं हमारे सिग्नल गायब हो जाते हैं। बहरहाल ऑन लाइटर नोट मैं ये कह रहा था कि देखें जो ईपी सेंटर है आपका, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील से बताया बरतानिया और उसके बाद चाइना क्या क्या मैयर उन्होंने उठाए। अब देखिए बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया ये ईपी सेंटर है। तकरीबन क्वार्टर जो आपका जो स्मॉग या स्मोक या एयर पोल्यूशन क्रिएट करने वो मालिक है। और अब है क्या उसमें सबसे बड़ी वजह, एक तो देखिए बाकी चीज़ें तो डॉक्टर साहब ने डिस्कस की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल ये कि आपकी जो वो कहते हैं बल्क पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न इसका हो सकता है भी। बल्कि दूसरा, आपके जिस रफ्तार से यहाँ पे पैसे की फरावानी हुई है, जिस तरीके से आपके पास हर शख्स के पास एक गाड़ी है, चाहे ज़रूरत है कि नहीं है। तो आप ये बताएं, स्मार्ट लॉकडाउन भी आप करेंगे, बाकी मामला भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आप कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरा, इस वक्त आप कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला इशू है, आप क्या वो इंडस्ट्रीज इस्तेमाल हो रही है, जाहिर बात है कि जो कि कोल रन है या ऐसे स्टील मिल्स हैं, आपकी दूसरी ऐसे जो पोल्यूटेंट पैदा करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पंजाब के अंदर भी हैं, वो आपके बाकी इलाकों के अंदर भी हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बाकी स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं या ग्रीन लॉकडाउन करते हैं, लेकिन कुछ इशूज़ आपको लिटरली हल करने पड़ेंगे, और वो है कि आप शहरों के अंदर गाड़ियों की मूवमेंट के ऊपर पाबंदी करें। आप देखें, आप लंदन चले जाए, आप तुर्की चले जाए, आप इस्तांबुल चले जाए, आपको देखा कि एक खास लिमिट के अंदर आपकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक पावर छोटी कार्स चलती हैं, ट्रैम्स चलती हैं, वहाँ पे आपको किसी भी लिहाज से धुआं नज़र नहीं आता। अब तो आप देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप किसी बड़े शहर के किसी बहुत कंजस्टेड बाजार के अंदर भी जाएंगे तो आपको 4-4 हज़ार सीसी की बड़ी बड़ी V8 और रीवो और आपको 4x4 हाइलेक्स डाटसन नज़र आएंगे, इवन ट्रक्स नज़र आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हुकूमत इन तमाम रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर नहीं जाएगी कि स्मार्ट लॉकडाउन और स्कूल बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंट इशू क्या है, प्रायोरिटी हमारा जो है राय नहीं क्लाइमेट चेंज। हम बार बार कहते रहे कि डिफॉरेस्टेशन जो आपकी है वो आपकी तबाही का बायस बन रही है। आप शहरों के अंदर आपने जंगला बसें शुरू कर दी, आपने, बेशक वो अच्छा है कि किसी लिहाज से आपके यानी मासिव ट्रांसपोर्ट को कम करके मास ट्रांजिट का जो कहते हैं ना जराए हैं, उससे आपके पोल्यूशन में कमी आएगी, गाड़ियों की तादाद में कमी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने
ग्रीनरी को ख़त्म किया। आप अगर केपी की जब आप बात करी तो यूनिवर्सिटी रोड सबसे ग्रीन बेल्ट होती थी, यहाँ पे लाखों के तादाद में दरख्त, आज आपको दरख्त नजर नहीं आते। तो एक वो जो डिफॉरेस्टेशन का एलिमेंट प्लानिंग के पार्ट में भी था, वो भी खतरनाक हद तक इन शहरों को तबा कर रहे हैं। तो देखिए एक जो जरूरी चीज करनी होगी वो आपको शहरों की आबादी से इन तमाम इंडस्ट्रीज को बाहर ले जाना होगा। शहरों के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट और जो छोटी गाड़ियां उनको कम करना होगा, आपने मास ट्रांजिट के ऊपर जाना होगा। ये एकदम लिए जा सकते हैं, ये जो आपके ताकि मामला बेहतरी की जाए। कहते हैं ना कि बसें हैं, सही है, आपको ले सकते हैं, लेकिन आखिरी चीज ये कहते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्लाइमेट नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है, वो नजर आ रही प्रायोरिटीज वाकई बिल्कुल आ रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर हम स्टोरीज उन पर बात होगी। वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं है, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। साथ ये भी सवाल उठाया कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क सामने आए। इस रिमार्क्स पर हमारे तज्जियाकार किस तरह से देख रहे हैं और रेगुलर बेंच ज़्यादा बाख्तियार है, ये जो आईनी बेंच है। डॉक्टर साहब देखिए ये बड़ा ही दिलचस्प जो रिमार्क्स दिया है। अब आप एक आईनी बेंच बन चुका है, उसका एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत एक कमेटी है और उसने ये फैसला करना है कि कौन कौन से केसेस, क्योंकि तमाम 26वीं तरमीम के तहत मतलब हम जैसे स्टूडेंट्स भी, आप जैसे तालिब इल्म भी जो लॉ को समझते हैं वो ये जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब ये तय हो चुका है कि कोई भी केस आईनी होगा वो आईनी केस जाएगा आईनी बेंच के बाद, जिसका हेड यानी सरबरा जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन और उनके साथ साथ तुकनी का जो बेंच होगा। और उसमें से जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की अपनी कमेटी आईनी बेंच के हवाले से वो फैसला करेंगे कि जी कौन कौन से केसेस किस किस बेंच में और किस तरह सुना जाएगा। अब जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कोई कम तो नहीं है, वो 62,000 केस जिसमें फौजदारी मुकदमात है, क्रिमिनल सिविल मैटर्स है। बरसों से लोग बेचारे जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि आखिरी एपिलेट तय के तौर पर ये केसेस सुने जाएं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के जो रिमार्क्स और आयशा साहिबा के रिमार्क्स हैं उससे उनकी तकलीफ का इजहार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस मंसूर साहब ने ये रिमार्क्स दिया कि क्या हम गैर आईनी है, नहीं आप आईनी हैं, लेकिन आपका इख्तियार महदूद कर दिया गया है और आपको ये कहा गया है कि आप वो 62,000 केस सुने ना, क्या ज़रूरत है कि आप आईनी केसेस अगर आपकी तरफ आ भी जाए तो आप उसको वापस कर दीजिए। अगर कोई ले भी आता है और आईनी बेंच कब से काम करेगा ये फैसला करना यकीनन जुडिशल कमीशन का काम है। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का ये काम हुकूमत पाकिस्तान का है, ये आईनी बेंच की उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आपका नहीं है। और आपकी तरफ अगर कोई गलती से भी ये आ जाएगा और ये होगा तो आपको तो ये कहे कि जिस तरह आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि जी ये आईनी मामलात है, इसको आईनी बेंच में जाना चाहिए, तो जस्टिस मंसूर और मुनीब साहब को ये मान लेना चाहिए कि उनका कोई ताल्लुक अब आईनी केसेस से नहीं है और उनके पास 62,000 केस हैं, बहुत केस है अवाम के मसले को हल करने के लिए, जिसके लिए इस इंसाफ जिसके लिए ये मामला तुम्हारे सामने भी आए थे। जी काम यही है। ठीक है जी जुल्फ़िकार साहब। देखिए जी, मैं भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसको इतनी डिटेल में डिस्कस करें। एक उन्होंने अपने सरकास्टिक वे में उसका अपने दुख का इज़हार किया कि आयशा मलिक साहिबा ने और उन्होंने, और असल तो आज इजलास हुआ और उसमें एक जज मुल्क से बाहर हैं, शायद उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इसको वो देखते हैं। अदरवाइज़ जो जस्टिस आपके जो इस वक्त सरबराह हैं इसके जो आईनी बेंच के, उन्होंने आज अपने तौर पर इंतज़ामी तौर पर देखा, अपने लोगों से मिले और उन्होंने ब्रीफिंग भी दी उनको। ये तमाम चीज़ वो हुए हैं और उसके बाद आने वाले दिनों में ये जो कमेटी है, कमेटी का इजलास होगा, क्योंकि उस कमेटी का इजलास जो मुल्क से बाहर हैं जज वो आएंगे, तो उसके बाद फिर वो तय करेंगे कि 5 जज, कम से कम 5 जज उस बेंच में कौन होंगे, तो वो उन्होंने ही करना है। और अब शायद
चीज़ें और गंभीर होते जा रही हैं। आगे चलकर सब अपने अपने कार्ड शो कर रहे हैं, अपने अपने एक्सप्रेशन का इजहार कर रहे हैं। ये मैं तो इस पर इतना ही कहूँगा जी। ठीक है शाह साहब, ये सिर्फ खफकी की हद तक है या कुछ ना कुछ मामला आगे भी बढ़ेंगे जजेस की जानिब से? देखिए मेरे ख्याल में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर मंसूर और डॉक्टर आयशा मलिक को वाकई उस दुख का इजहार नहीं करना था। ये बस वंस डन इट्स डन। अगर आपके मुल्क के अंदर चाहे वो ठीक तरीके से हुई है गलत तरीके से हुई है, आप उसको कोएर्शन कहते हैं, आपके आइन के अंदर हुई है और अब आप उसको देखिए मेरे ख्याल में देखिए उसको आप कंटिन्यू करें। अब वाकई आपको क्या दिलचस्पी है कि आप आइनी केस सुनना चाहते हैं? नहीं है। अगर आपकी जुरिस्डिक्शन देखें बाकी चीज़ों के अंदर जब आपका दिल नहीं चाहता कि आपने किसी को डिस्क्वालीफाई करना हो, आपने किसी केस को सुनना, तो आप कहते हैं जनाब मैं नहीं सुनना चाहता क्योंकि आप इसको किसी दूसरी अदालत में ले जाएं। आप लोअर कोर्ट से लेके जो जज जो बात नहीं सुनना चाहता या किसी शख्स को इन्फ्लुएंशियल शख्स को सज़ा नहीं देना चाहता वो केस ट्रांसफ़र करता रहे, तो आप भी ट्रांसफ़र कर दें। एक रूटीन सी बात है। तो डॉक्टर साहब ने जो बात की मैं उस पर आता हूँ। देखिए मेरे ख्याल में हमारे यहाँ हर बंदों के अपने दुख है, हर बंदे के अपनी प्रायोरिटीज़ है, हर बंदे की जो है वो अपनी सोच है। और मेरे ख्याल में जजेस भी शायद इसलिए खुश और खफा है जस्टिस मंसूर साहब की खफगी की एक बड़ी वजह यह है कि शायद वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, ये एक वजह भी हो सकती है। चले हम इसको मान लेते हैं, लेकिन दूसरा ओवरऑल देखा जाए तो आपकी अदालतें इस वक्त लोगों को देख क्या रही हैं। 62,000 केसेस तो अपनी जगह पे, लेकिन आप ये बताएं आपकी जो एंटी टेररिस्ट स्पोर्ट्स है आपके मुल्क के अंदर, मैं उस पर इसलिए बात करूंगा कि वो दुख हमारा दुख है। यहाँ तकरीबन कम से कम 3-3,500 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, उनको सजाएं दी गई हैं, मिलिट्री कोर्ट्स ने उनको सजाएं दी, लेकिन ये अदालतें उनको बार बार छोड़ रही हैं। अब सोचने वाली बात यह कि आखिर वो जो आम लोग हैं, ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं, उनके मसाइल को क्या होगा। और इस वक्त सबसे बड़ा दुख हमारे जो सुप्रीम जुडिशरी का उसको आइनी जो मामलात हैं उनको ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है। बेशक ये टाइम भी गुजर जाएगा, फिर एक टाइम आएगा कि शायद ये कहते हैं ना कि 180 डिग्री पे ये चीज़ चेंज हो जाएगी, हुकूमत आ जाएगी, शायद उनकी मर्जी की भी आ जाए। वैसे भी जो उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग, उस वक्त फिर क्या होगा। जिन पार्टीज ने आज ये 26th अमेंडमेंट की है, क्या उनको इस किस्म के हालात दरपेश होंगे? क्या जजेस जो उनकी मर्जी के नहीं होंगे, क्या उनको इस किस्म के हालात होंगे? मेरे ख्याल में आपने हर चीज़ को इतना पोलराइज कर दिया है, आपने जुडिशरी को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया है, और जिस तरीके से आपने ओवर बर्डन कर दिया है इस मुल्क के शहरियों को। देखिए 10-10 लाख और 8-8 लाख के आपके सिर्फ अलाउंसेज हैं, 6-6 लाख के आपके घरों के, और आपने जजेस की जो तादाद ज़्यादा की है वो कौम के ऊपर बोझ नहीं होगा। अगर आप कौम पे फाइनेंशियल बर्डन आपने डाल दिया है और फिर भी यही हालात हो गए, जजेस ये चीजें एग्जैक्टली आपस में एक दूसरे को रिमार्क्स पास करते हैं। मेरे ख्याल में असल रूट ही है जिसके लिए कहा जा रहा था कि जी बड़ा बर्डन वो एड्रेस होगा या नहीं, आगे जाके देखेंगे। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इतने बड़े बड़े अलाउंसेस और इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहें और छुट्टियां जो दुनिया में कहीं नहीं होती, और कारकर्दगी देखें तो 62,000 केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट में है और 28 लाख केस पाकिस्तान की अदालतों में। जी एहतशाम साहब। देखिए मेरा ख्याल है आमना इतना सादा मामला नहीं है, जिस तरह अभी जाहिर शाह ने बात की, शहजाद साहब ने भी बात की, और बड़े खूबसूरत तरीके से दानिश ने तो चुटकी ले ली है मेरा ख्याल है, दुखती रख पे हाथ रख के उन मुनीब साहब के और मंसूर अली शाह के। लेकिन मेरा ख्याल है मामला थोड़ा पेचीदा भी है और इनमें लूप होल भी हैं। देखें ये बात माननी पड़ेगी। अब इस्लामाबाद में आज ये बहस हो रही है कि जी कोई भी केस जब आप लेके जाएंगे अदालत के पास, कोई अच्छा वकील जो होगा जब केस हार रहा होगा तो कहेगा जी आप सुन नहीं सकते, इसमें आइनी पहलू भी हैं, और कहता है जी मामले को लटका दिया जाए, उधर ले जाएंगे। मेरा ख्याल है ये मंसूर अली शाह साहब ने मजाक में कहा या जो भी कहे, मेरा ख्याल है आई ओपनर है। बाकी रह गया सवाल जिसके आज मिनट्स जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो मीटिंग हुई थी आमना, मेरी इतला है ये 6 नवंबर को मीटिंग हुई थी, जो इन्होंने अपने क्या कहते हैं नए हमारे आइनी बेंच के जो सरबराह हैं, जिन्होंने अभी 7 मेंबर लोग बैठेंगे, इसमें क्या होगा, उसमें जो बात नज़र आई ना बड़े वाज़े तौर पे, वो ख़बर ये है कि उस मीटिंग के दौरान, आप क्योंकि ये प्यूने जज नहीं रहे कभी भी अमीनुद्दीन शेख, ये इन्होंने कभी इंतज़ामी अमूर को देखा नहीं, तो कहा यह जा रहा है, जो इतला है कि किसी को समझ नहीं आ रही थी, रजिस्ट्रार भी था और कुछ और लोग भी थे। फिर एक अफसर की ड्यूटी लगाई गई कि भाई जो हाई कोर्ट से केसेस आएंगे, एक बंदा वो देखेगा कि इसमें आइन वाले केसेस कौन से आइनी कोर्ट में जाएंगे और कौन से केसेस आम अदालतों में जाएंगे। देखिए अभी इतना कन्फ्यूजन है इस हवाले से कि अब आसानी के साथ चीज़ें तय नहीं होगी। हाँ, दूसरी बात है हम ना देखें ये 7 मेंबर का जो बनेगा
आज अपना आईनी कोर्ट बनेगी, इसमें 3 सीनियर जज हैं, कोई भी डाल दिए जाएंगे, वो बड़े फैसले करेंगे। लेकिन सवाल जो लोग कर रहे हैं ना इस्लामाबाद में भी बाकी जगहों पे भी, क्या ये इतना आसान है कि आप खुद अपने तौर पे तय कर लेंगे कि ये मामला आईनी अदालत में जाएगा कि नॉर्म अदालत में जाएगा? तो मेरा ख्याल है बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, इसी को सामने रखते लोग कह रहे हैं इस्लामाबाद में हाँ मुद्दत का, और इसलिए कहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन है और उसकी वजह से लूप होल्ड हैं, लिहाजा 27वीं आईनी तरमीम आएगी और ये चीज़ें दूर होंगी। और मेरा ख्याल है इसको फिर आईनी बेंच नहीं, फिर आईनी कोर्ट ही बनाया जाएगा। आईनी बेंच के होते हुए आमना बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे, मुश्किलात होंगे, और ये आए दिन चीज़ें पैदा होंगी जिस तरीके से अभी बना नहीं है। तो इवेंचुअली जो गवर्नमेंट चाह रही थी, जो जज हज़रात एट द एंड ऑफ द डे वो वही अचीव करेगी, वो अहदाफ हासिल नहीं हुआ। हाँ देखिए वो उन्होंने तो तय कर लिया, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब वो क्योंकि 7 का लोग अपनी मर्ज़ी के बिठा दिए गए हैं, हर सूरत में हुकूमत अपने फैसले करवा लेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या ये कंटिन्यूस बुनियादों पे ये मामला चलता रहेगा, या यदि वो आपने जजेस और लेके आने जिनकी तादाद 34 तक लेके चले जाएंगे। अभी तो अब आपकी एक और खबर दे दूँ आमना, अब लड़ाई बहस ये हो रही है कि हर पार्टी कह रही है कि फलां आदमी जो है ना उसको जज, मेरी पार्टी का उसको जज बनाया जाए आगे। तो मेरा ख्याल है मुश्किलात बहुत है, इतनी आसानी के साथ ये हजम होने वाला नहीं है। आइंदा दिनों में मेरा ख्याल है हुकूमत को क्लैरिटी के लिए या 27वीं की तरफ जाएंगे या इसी को क्लियर करना पड़ेगा कि कैसे चलाएंगे इस बेंच को। जी चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ बात करते हैं। वेलकम बैक। अल्लाह अल्लाह करके हमने देखा कि 22 साल बाद टीम ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम ने जो वनडे सीरीज़ है वो हराई है। उस पर हम खुशियां मना रहे थे, लेकिन भारत को ये खुशियां हजम नहीं हुई। भारतीय जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अब ये पहली बार नहीं है, 2008 में आखिरी बार जो इंडियन टीम थी वो पाकिस्तान का उन्होंने विजिट किया था, टूर किया था, और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने पीसीबी को गाइडलाइंस भी दे दी हैं कि आईसीसी से भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना आने की वजूहात मालूम करने का कहा जाए। लेकिन हम ये जानते हैं कि बीसीसीआई का किस हद तक रोल है, किस हद तक इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे, तो ये मामला कैसे हल किए जाएंगे। इस साल भी भारत ने इनकार कर दिया था हमारे सामने एशिया कप में, लेकिन हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत चले गए थे जनाब। अब क्या करना चाहिए पीसीबी को, ये हम जानने की कोशिश करते हैं, या अब स्टैंड लेंगे, ये हमारा सवाल होना चाहिए। शाह साहब। देखिए मेरे ख्याल में स्टैंड तो ले लिए आपने, क्लियरली सुन भी लिए, और शायद एशिया कप के मामले में तो हिंदुस्तान ने जो है वो अपना कहते हैं ना कि एक लिहाज से टैक्टिक प्ले कर ली, लेकिन मेरे ख्याल में आईसीसी का जो टूर्नामेंट है उसके अंदर शायद ज़रा ज़्यादा मुश्किलात होंगी, और मेरे ख्याल में भारत की रैंकिंग में भी फ़र्क पड़ेगा अगर वो वाकई खेलने नहीं आते। अब देखिए मेरे ख्याल में ये फिर वही एक आप कह सकते हैं ना कि स्पोर्ट्स टेररिज्म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया। इससे पहले वो हर किस्म का टेररिज्म इस्तेमाल करता रहा, और हम इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते। जो लाहौर में श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ उसमें भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट एक लिहाज या दूसरे लिहाज से थी, और ये एक चीज़ नहीं है, शायद इकनॉमिक फ्रंट हो, चाहे आपका ट्रेड हो, चाहे जो हो, स्पोर्ट्स हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद एक बड़ा डर्टी टैक्टिक्स है इंडियंस की, और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि मेरे ख्याल में जो नेबर्स हैं शायद यही वाहिद एक तरीक़ाकार है जिसके अंदर आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को स्टांस बड़ा क्लियर रखना चाहिए, और है भी कि अगर इंडिया नहीं भी आता तो वी शुड हैव टू गो विद द प्लान, और हमें हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की बड़ी डिफीट होगी। बिल्कुल पाकिस्तान की डिफीट होगी अगर वो हाइब्रिड मॉडल पे जाता है, और हर बार नहीं आप गिव अप कर सकते ऐसे मामला में। डॉक्टर साहब, ये आईसीसी का के बारे में ये भी इतलात है कि शायद वो शिफ्ट कर ले, वो शिफ्ट करने का प्रपोजल दे कि भाई आप इंटायरली जो टूर्नामेंट है इसको किसी और मुल्क में भेज दें। इन दैट केस पाकिस्तान आपको लगता है कि ये बायकॉट करने की वो हिम्मत रखता है या वो करेगा इस बार? देखिए सबसे पहले तो एक थोड़ा सा वो दे दूं कि 1975 में वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की हुई। तकरीबन ऑस्ट्रेलिया ने 107 से ज़्यादा मैचेस जीते हो चुके हैं, और 69 मैचेस उन्होंने जीते थे और 34 मैच पाकिस्तान ने। सीरीज़ जो थी उसमें 17 उन्होंने जीते और 7 आपने जीते, लेकिन 2002 में एक सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थी वो पाकिस्तान ने जीती थी, और ये दूसरी सीरीज़ है, तो एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, बड़ी अच्छी बात है। अब रही बात, देखिए इंडिया ने ये कोई मैच की वजह से नहीं, इंडिया पहले ही अगर आप वॉच करें इनके क्रिकेट के स्टेटमेंट्स को, जो आपके इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने पहले ही कह दिया था कि हम पाकिस्तान के चैंपियंस में नहीं आएंगे, वो वाज़े ऐलान था। अच्छा, उनकी बड़ी मोनोपोली है, बदमाशी है, इसलिए कि आईसीसी भी उनसे दबती है और उसकी वजूहात
बात है। उसकी वजह ये है कि इंडियन क्रिकेट को माइनस करके इनका जो पूरी दुनिया में जहां क्रिकेट होती है उसमें उतनी अर्निंग नहीं होती है जितनी इंडो पाक की क्रिकेट के साथ होती है। तो पाकिस्तान की अहमियत होती है लेकिन इंडिया की बहुत अहमियत है, और इस लिहाज से इंडिया को पहले भी जब उसने मना किया तो आईसीसी उसके खिलाफ नहीं जा सका, और अब जबकि पाकिस्तान ये स्टैंड ले रहा है कि अगर इंडिया हमारे पास नहीं आता है तो हम उनके साथ आइंदा मैच नहीं खेलेंगे, ये एक बड़ी फिक्र की बात होगी आईसीसी के लिए, क्योंकि इंडो पाकिस्तान का मैच चाहे दुबई में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो, उसकी जो अर्निंग होती है इतनी बड़ी अर्निंग और कहीं नजर नहीं आती है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो मोनोपोली है, बदमाशी है, वो अपनी आईसीसी उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता, और पाकिस्तान उनका एक शेयर भी है ना वो आईसीसी में, जो हम देखते हैं इनके मामला इन्फ्लुएंसर सारे मामले। जी जी ठीक है। एहतशाम साहब, रिविजिट करेगा इंडिया इसके बाद अगर पाकिस्तान अब थोड़ा सा स्टैंड लेने का सोच रहा है? वैसे तो इसको लास्ट ईयर ही कर लेना चाहिए था, वर्ल्ड कप में नहीं टीम भेजनी चाहिए थी पाकिस्तान को, उस वक्त हम भी बोलते रहे, बट हमने राइट आफ्टर एशिया कप जो उन्होंने बॉयकॉट किया हमने भेज दिया, गलती की। अब इस बार पाकिस्तान इस गलती का अजाला करेगा? देखिए, हम ना दानिश सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की मोनोपली भी है, बदमाशी भी है। एक ज़माना था कि मोनोपली या बदमाशी कह लें इंग्लैंड की थी और ऑस्ट्रेलिया की थी। अब क्योंकि इतना पैसा इसमें इन्वॉल्व हो गया है कि हिंदुस्तान की बात सुनी जाती है और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पर खामोश हो जाती है। मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात भी, अफसोस की बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने या बीसीसीआई अपना हमारी जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है 17 अरब रुपया खर्च किया है ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन पे। उसके बाद से वो बहाना बनाएं, और मज़ेदारी की बात है यानी दोगली पॉलिसी कि उनकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लोग भी आ रहे हैं, एथलीट की टीम आ रही है पाकिस्तान में, वहाँ कोई शिकायत नहीं है, इसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना। भाई सिक्योरिटी का बहाना आप देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम अगले साल आ रही है, उसके बाद इंग्लैंड की टीम होके गई है, न्यूजीलैंड की टीम होके गई है, उसके बाद आप देख लें वेस्ट इंडीज़, बाकी टीमें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल सतह पर ये आर्गूमेंट मानना चाहिए। हमें दाद देनी चाहिए हमना कि 2016 में जब आप देखें कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने कहा था कि हम मारेंगे पाकिस्तानी टीम आई, लेकिन पाकिस्तान की टीम फिर भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए गई थी। तो पाकिस्तान हर लिहाज से कंसीड करता है। कुछ लोगों का ख्याल है पाकिस्तान को पोजीशन लेनी चाहिए, इससे विड्रॉ कर लेना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पाकिस्तान कर चुका है सबके लिए, लिहाजा पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। या न्यूट्रल ग्राउंड पे एक मैच खेलना कितना आसान होगा, और ये हमारे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हिंदुस्तान अपनी टर्म जो है ना डिक्टेट कराता है। तो मेरा ख्याल है मुश्किल सवाल है, लेकिन असल बात यह है कि हम वीक सतह पे हैं, चाहे इक़्तिसादी तौर पे हैं, क्रिकेट के मैदान में है, तो हमें उनकी बात सुननी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली जुल्फ़िकार साहब, एक जानिब भारत खेल में से भी क्रिकेट निकालना नहीं चाह रहा, हम यहाँ बातें स्मोक डिप्लोमेसी की कर रहे हैं कि जी वहाँ पे हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी उनके साथ कर लें, वो तो इधर खेलने के लिए नहीं आना चाह रहा, आपसे बात क्या करेगा? बहरहाल इस चीज़ को देखते हुए आपको लगता है कि मामला आगे बेहतर होंगे? पाकिस्तान तो स्टैंड लेने का सोच रहा है, लेकिन ये ना हो आईसीसी का प्रेशर आए कि जी हम टूर्नामेंट ही शिफ्ट कर दें, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? आमना, एक सबसे पहले तो बात यह है कि बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान की टीम ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, और ये बड़ी अच्छी बात है, और होपफुली आइंदा भी इसी तरह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। इसमें बिल्कुल सियासत नज़र आता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पैनलिस्ट ने बता भी दिया, हमारे पैनलिस्ट ने, कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, कोई दहशतगर्दी का प्रॉब्लम नहीं है, टीमें खेल के गई, पहले भी इंटरनेशनल टीमें के। अब अगर ये उसको वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से, तो वो अपनी हटदर्मी भी है और अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान को भी कोई स्टैंड लेना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा रास्ता उनको भी कन्विंस करे, जो बाइसी उनको कन्विंस करे कि ये इसका जायज़ा ले लिया जाए, क्या वो अपने हक पे है, राइट उसका है, कोई खदशात उसके हैं, अप्रीहेंशंस हैं, या उसकी हटदर्मी है। और नज़र आए ना आए, कम से कम पाकिस्तान ने कोई स्टैंड ज़रूर ले लेना चाहिए, कोई ऐसा स्टैंड जिससे अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करे, और ये भी ना हो कि वो उससे फिर खुद भी आउट हो जाए, ये भी ठीक नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, आपका इस सवाल से टेक आ चुके हैं। और पाक भारत मैच एक ऐसा मैच होता है दुनिया भर की नज़रें जहाँ जहाँ क्रिकेट फैंस बसते हैं वो भी देखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी और भारत के जो नेटिव हैं, बल्कि हम दुनिया भर में देखते हैं कि बहुत सारी नेशंस, उनकी नज़रें भी इस मैच पे होती हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसको भी भारत सियासत की नज़र कर रहा है, और इस पर अगेन सोचना होगा दोनों हुकूमतों को बातचीत करके इन मसाइल का हल निकालना चाहिए। और ताकि इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।